Guys, today we will do chapter 4 from class 9 science describing motion around us। हमारे आसपास हम देखते हैं कि मोशन जो है हमारे नेचर में हम हर जगह देखते हैं। जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट होती हैं, बड़ी बड़ी ऑब्जेक्ट होती है, उससे लेके बहुत छोटा जो पार्टिकल है, सब जो है वो मोशन में ही होते हैं। बहुत सारी जो वैरायटी है मोशन की हम नेचर में देख सकते हैं, जैसे बटरफ्लाइज जो है वो उड़ती हैं, वो जो स्नेक्स है वो स्लीटर करता है, और जो खरगोश होता है उसको हम हॉप करते हुए देखते हैं। ऐसे ही हॉर्सेस जो हैं उनको देखते हैं जो मोशन करते हैं, और जो क्लाइंबर्स हैं वो भी मोशन करते हैं सपोर्ट के थ्रू। तो इस तरह से हम बहुत सारे ऐसे मोशन अपने आसपास देखते हैं। डस्ट पार्टिकल्स को देखते हैं, सन की जो बीम है उसमें हम डस्ट पार्टिकल्स को देख सकते हैं, वो एक मोशन कर रही होती है। ऐसे स्मोक के जो पार्टिकल्स है एयर में मूव करते रहते हैं। इस तरह से ओशन के जो टाइड्स है वो राइज करते हैं, फॉल करते हैं। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं मोशन के। क्या जो मोशन होता है वो नेचुरली वंडरफुल नहीं है? तो कैसे हम स्टडी कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स मोशन को अपने आसपास? तो हम ये इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स जो फिनोमेना है साइंटिस्ट ने पहले डिस्कस किया था, तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में उसको हम आगे पढ़ेंगे। कुछ तरह के मोशन जो होते हैं, जैसे लीनियर है, सर्कुलर है, ऑसिलेटरी मोशन है, उनके बारे में भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। और इससे पहले थोड़ी इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं छोटी क्लासेस में भी। कुछ फिज़िकल क्वांटिटीज़ जैसे कि डिस्टेंस, टाइम और जो स्पीड होती है, इनके बारे में हम और ज़्यादा पढ़ेंगे। कुछ और फिज़िकल क्वांटिटीज़ जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। नाउ मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। जब कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती है तो उसका मोशन जो है उसको लीनियर मोशन बोलते हैं, और इस मोशन को मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में बोल सकते हैं। ये सिंपलेस्ट तरह का मोशन होता है, सबसे सिंपल होता है ये। जब बच्चे कोई रेस कर रहे हैं स्विमिंग की, तो वो एक इसका एग्जांपल है। कोई वर्टिकल बॉल ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है तो वो उसका एग्जांपल है। कार अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है हाईवे पे, या जो ट्रेन है वो स्ट्रेट ट्रैक पे अगर मूव कर रही है, तो ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं इस मोशन के। मोशन को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? हमें मोशन को जो डिस्क्राइब करना है, तो कोई पोजीशन जो है ऑब्जेक्ट की, वो हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं? ये हमने पहले पढ़ चुका था कि जो फिक्स पॉइंट होता है उसको रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं, जहाँ से हम किसी पोजीशन को लेना शुरू करते हैं। तो रेफरेंस पॉइंट जो है फिक्स पॉइंट होता है। जो डिस्टेंस है और जो डायरेक्शन होता है ऑब्जेक्ट का, वो उसके रिस्पेक्ट में लेते हैं, तो वो रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ही लेते हैं कोई भी इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए, जो कि पोजीशन बताता है किसी भी ऑब्जेक्ट की उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे है। तो रेफरेंस पॉइंट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो डिस्टेंस होता है वो स्पेसिफिकली हम देखते हैं कि जो डायरेक्शन होती है रेफरेंस पॉइंट से, तो वो डिस्क्राइब करता है उसकी पोजीशन को, कि जो भी रेफरेंस पॉइंट है वहाँ से लेके जो ऑब्जेक्ट जहाँ तक मूव करके गई है, तो वो जो डायरेक्शन है किस डायरेक्शन में हम उसको ऑब्जेक्ट को मूव करा है, तो वो ही उसकी पोजीशन होती है और वो डिस्क्राइब करता है उसकी पोजीशन को। लेकिन जो ऑब्जेक्ट है, लेकिन क्या हम कह सकते हैं वो मोशन में है? अगर पोजीशन ऑब्जेक्ट की अपने रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में टाइम के साथ चेंज होती है, तो ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो है मोशन में है। और अगर ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में होगी, अगर पोजीशन जो है उसकी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होती है तो टाइम के साथ। एक एग्जांपल हम मान लेते हैं, कोई एथलीट है, वो स्ट्रेट ट्रैक पे रन कर रहा है, तो उसकी पोजीशन जो है नीना, उसका नाम मान लेते हैं। नीना कोई एथलीट है, वो अपना स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू करती है रेफरेंस पॉइंट से, जैसे कि इसमें फिगर में दिखा रखा है। तो एक स्टार्टिंग पॉइंट हम ले लेते हैं इस लाइन के थ्रू, जो डिस्टेंस है उसको मार्क कर लेते हैं। जो रेफरेंस पॉइंट है उसको हम ओ मान लेते हैं, यहाँ पे ये ओ जो है वो रेफरेंस पॉइंट है। जो एथलीट है वो स्टार्ट कर रहा है, ओ से इसने चलना स्टार्ट किया, उसकी पोजीशन जो है इंस्टेंट ऑफ टाइम पे अलग अलग टाइम पे बता रखा है। पहले इसने बी पॉइंट पे चलना शुरू किया, फिर उसने बी से वो ए तक वहाँ पे पहुँच गया, तो ये इसकी पोजीशन जो है बता रखी है। तो जो मोशन है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो बताने के लिए हमें स्पेसिफाई करना होता है उसकी डायरेक्शन को, कि किस डायरेक्शन में वो जा रहा है। जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में, तो ऑब्जेक्ट जो है वो कोई भी डायरेक्शन में मूव कर सकती है, आगे भी जा सकती है और पीछे भी जा सकती है। इसलिए जो डायरेक्शन है उसको हमेशा पॉजिटिव या नेगेटिव साइन से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जो पोजीशन होती है रेफरेंस पॉइंट से, अगर राइट की तरफ जाते हैं तो उसको पॉजिटिव लेते हैं, और अगर लेफ़्ट की तरफ जाती है तो उसको नेगेटिव लेते हैं। नेक्स्ट है डिस्टेंस ट्रेवल एंड डिस्प्लेसमेंट। सपोज़ मान लेते हैं जो एथलीट है उसने रन करना स्टार्ट किया, वो पोजीशन से रन करना स्टार्ट किया, टाइम जो है t=0 सेकेंड जब है, तो वो पॉइंट जब वो बी पे पहुँचेगी, तो बी पॉइंट पे जो टी है वो 4 सेकेंड है। उसके बाद वो ए पॉइंट पे जब पहुँचेगी तो जो टाइम है वो 10 सेकेंड है। तो जब वो रन करती है तो वापस जब वो आती है सेम पॉइंट ए से, पहले ए से बी तक, ओ से बी तक जाएगी, बी से ए तक जाएगी, फिर बी से वापस ए पे अगर आती है
वापस अगर ए से बी पर जाती है तो वो टाइम 16 सेकेंड में वहाँ पे वापस आती है। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस अगर हमने ट्रैवल करने के लिए निकालना है कि एथलीट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो उसके लिए हम स्टार्टिंग पॉइंट जो है वहाँ से लेना स्टार्ट करते हैं, कहाँ पे वो स्टॉप हुआ वो पॉइंट लेते हैं और टोटल डिस्टेंस हम निकालते हैं। जैसे यहाँ पे पहले ओ से ए की तरफ गया, फिर ए से बी की तरफ गया, तो टोटल डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया 100 मीटर पहले और फिर 60 मीटर, मीन्स 160 मीटर उसने पूरा ट्रैवल किया है। अब हम ले लेते हैं जो डिस्टेंस है स्टार्टिंग पॉइंट से जो जहाँ पॉइंट पे स्टॉप किया है वहाँ पे, मीन्स ओ से लेके बी तक, तो वो 40 मीटर है। ये डिफरेंट है टोटल डिस्टेंस से जो एथलीट ने ट्रैवल किया है। तो जो ये क्वांटिटी है जो इनिशियल पोजीशन से लेके जहाँ पे वो फाइनली पहुँच गया है वहाँ तक जो डिस्टेंस है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट से अलग होता है। डिस्प्लेसमेंट अब क्या है ये बता रखा है आगे। डिस्प्लेसमेंट नेट चेंज है, पोजीशन में जो चेंज हुआ है किसी ऑब्जेक्ट में 2 इंस्टेंट ऑफ टाइम के बीच में, उसको वो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन होता है फिजिकल क्वांटिटीज़ का डिस्प्लेसमेंट का, उसके लिए हमें डायरेक्शन पता होनी चाहिए और उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू पता होनी चाहिए, मीन्स उसकी यूनिट पता होनी चाहिए। जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है ऐसे फिजिकल क्वांटिटी की, उसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं। और जो मैग्नीट्यूड होता है डिस्प्लेसमेंट का, वो डिस्टेंस होता है 2 पोजीशन के बीच में। 2 पोजीशन जो है ऑब्जेक्ट का, जो 2 पोजीशन है उसके किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे वो डिस्टेंस जो होता है उसको हम उसके मैग्नीट्यूड को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। जो डायरेक्शन होती है डिस्प्लेसमेंट की, उसको हम स्पेसिफाई कर सकते हैं पोजीशन फर्स्ट इंस्टेंट से, और जो पोजीशन होती है सेकंड इंस्टेंट तक। तो अगर हमें डिस्क्राइब करना है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल को, तो हम सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू लेंगे जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, हम उस पर डायरेक्शन नहीं लेंगे। तो जो ऐसा यूनिट होती है दोनों की, वो मीटर की होती है। एग्जाम्पल यहाँ पे एक और बता रखा है, टाइम t इक्वल टू 0 पे, जब टाइम t 0 है और टाइम t 16 है, तो टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल किया एथलीट ने वो 160 मीटर था, जो हमने पहले कैलकुलेट किया था। लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट जो है 40 मीटर है पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं 2 इंस्टेंट ऑफ टाइम पे टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल होगा, मैग्नीट्यूड जो उसका होगा डिस्प्लेसमेंट का, वो इक्वल नहीं होगा, क्योंकि जो क्वान्टिटीज़ है यहाँ पे ये इक्वल, क्या ये क्वान्टिटीज़ कभी इक्वल होती हैं, आगे हम ये पढ़ेंगे। तो इसके लिए एक्टिविटी बता रखी है। सबसे पहले फिगर 4.5 जो ऊपर दे रखी है, उसमें एक बॉल है, यहाँ पे दे रखी है ये बॉल है, ये इसको हम थ्रो कर रहा है इसने वर्टिकली ऊपर ओ पोजीशन से, इसने नीचे ओ पोजीशन से वर्टिकली इसने थ्रो करना स्टार्ट किया ऊपर की तरफ। तो ये मूव करेगी स्ट्रेट ओ से, ये बी की तरफ जाएगी ऊपर की तरफ। तो जब तक ये बी तक पहुँच जाएगी, बी तक पहुँचने के बाद ये वापस ए पोजीशन पे आ जाएगी। तो ये मोशन जो है स्ट्रेट लाइन में मोशन है। ये मोशन में एक डायग्राम में यहाँ पे टेबल हम फिल कर सकते हैं। पोजीशन ओ जो है उसको 0 मान लेते हैं, पोजीशन ए जो है उसको 40 मान लेते हैं। ऐसे ही बी, सी और ओ जो है उसकी पोजीशन यहाँ पे लिख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट कितना किया है बॉल ने, 0 से मतलब पहले नीचे से ऊपर गई, ऊपर से वापस आ गई, तो 0 इसने डिस्प्लेसमेंट किया है। जब ओ से ए की तरफ जाएगी तो ये 40 इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया है, 40 ही इसने डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया है। ऐसे ही अगर हम बाकी पोजीशन पे लेंगे, ऐसे हम सी पे लेंगे तो सी पे भी 80 जो है डिस्टेंस है और 80 ही डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन अगर ये वापस जाके फिर अगर नीचे की तरफ आती है, तो उसका जब हम डिस्टेंस लेंगे, तो हम इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक जब डिस्टेंस लेंगे तब तो वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। लेकिन उसने नीचे से ऊपर जाने में और ऊपर से फिर वापस आने में जो भी टोटल लेंथ कवर करी होगी, उस टोटल लेंथ को हम डिस्टेंस बोलेंगे। तो यहाँ पे हमने एनालाइज़ किया है कि जो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या चीज़ें ट्रू हैं। जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट जो है इट इज़ नेवर ज़ीरो, वो कभी भी ज़ीरो। एनालाइज यहाँ पे करते हैं कि इट इज़ नेवर ज़ीरो। इसका जो मैग्नीट्यूड है वो ग्रेटर दैन द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल है, इसका मैग्नीट्यूड लेस देन और इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल है, और इसका मैग्नीट्यूड लेस देन टोटल डिस्टेंस ट्रेवल है हर केसेस के अंदर। जो मोशन है वो चेंज अप करता है अपनी पोजीशन को, ऑब्जेक्ट की पोजीशन को। तो हम उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल किया है ऑब्जेक्ट ने, और उसका डिस्प्लेसमेंट जो है हम वो भी निकाल सकते हैं। तो क्या ये हमें ये बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितनी फास्ट ट्रैवल कर रही है, कितनी स्लो ट्रैवल कर रही है। तो उसके लिए आगे बढ़ेंगे। अब है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड जो है वो हम पहले क्लास में पढ़ चुके हैं। एवरेज स्पीड जो होती है उसमें हम ये बताएंगे कि फास्ट और स्लो जो है ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहे हैं वो बताएंगे। तो एवरेज स्पीड जो ऑब्जेक्ट की होती है वो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय टोटल टाइम इंटरवल ड्यूरिंग द
डिस्टेंस कवर्ड, जब डिस्टेंस उसने कवर किया होगा तो कितना टोटल डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया, कितना टाइम इंटरवल है, वो हम लेंगे तो एवरेज स्पीड ऐसे निकाल सकते हैं। जो डिस्टेंस ट्रैवल है उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, लेकिन एक न्यूमेरिकल उसकी वैल्यू होती है। जो एवरेज स्पीड है उसको हम डिस्टेंस ट्रैवल से निकालते हैं, इसलिए कोई डायरेक्शन उसकी नहीं होती है, सिर्फ उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में, ट्रैवल करती है इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे, हर पॉसिबल चॉइस जो है इंटरवल टाइम इंटरवल ले सकते हैं इसमें, तो ये एक यूनिफॉर्म मोशन होगा स्ट्रेट लाइन में। इस केस में जो ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करेगी तो कॉन्स्टेंट स्पीड से मूव करेगी, और दूसरी तरफ जो ऑब्जेक्ट अगर ट्रैवल करती है अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तब ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है स्ट्रेट लाइन में। इस केस में जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करेगी तो उसकी स्पीड इंक्रीज़ होगी और इंक्रीज़ होगी या फिर डिक्रीज़ होगी, या फिर कॉम्बिनेशन होगा दोनों का। अगर डिस्टेंस ट्रेवल होगा सक्सेसिव इंटरवल्स के अंदर वो इंक्रीज़ होता है तो स्पीड भी इंक्रीज़ हो जाएगी। यहाँ पे हम एग्जांपल करेंगे। मान लेते हैं 2 पोस्टमैन हैं, उन्होंने ट्रैवल करना स्टार्ट किया, डिस्टेंस 210 योजन जो है उसने ट्रैवल किया है, और एक ट्रैवल करता है 9 योजन पर डे और जो दूसरा है वो 5 योजन कवर करता है पर डे। तो क्या हम इसमें निकाल सकते हैं कितने डिस्टेंस में, कितने टाइम बाद, कितने दिनों के बाद वो एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे। तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया है दोनों एक दिन के अंदर, 9 योजन पहले ने किया है, 5 योजन दूसरे ने किया है, तो मीन्स 14 योजन उसने टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करा है। एक दूसरे को मिलने के लिए जो डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा वो 210 योजन करना पड़ेगा एक साथ। तो टाइम ट्रैवल हमें अगर निकालना है तो हम यहाँ पे 210 को 14 योजन जो है उससे डिवाइड कर देंगे, तो मीन्स 15 दिन में दोनों पोस्टमैन जो है एक दूसरे को मिलेंगे। नेक्स्ट 15 डेज़ में फर्स्ट पोस्टमैन जो है वो कवर करेगा 135 योजन और सेकेंड जो पोस्टमैन है वो कवर करेगा 75 योजन्स। तो ये हमें बताता है स्पीड जो है कितनी फास्ट है किसी ऑब्जेक्ट की, लेकिन ये नहीं बताता कि डायरेक्शन क्या है मोशन की। तो बहुत सारी सिचुएशन होती हैं ऐसी जब स्पीड यहाँ पे दिखा रखी होती है, पर हमें जो डायरेक्शन है मोशन की वो उसकी कंप्लीट पिक्चर जो है वो हम यहाँ से निकालनी होती है। तो पर्टिकुलरली जो केस है कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है रियल वर्ल्ड के मोशन के अंदर। अब एक दूसरी फिजिकल क्वांटिटी हम पढ़ते हैं, एवरेज वेलोसिटी, जो डिस्क्राइब करते हैं कि कितनी फास्ट पोजीशन जो है ऑब्जेक्ट की वो चेंज हो रही है और कौन से डायरेक्शन में चेंज हो रही है। तो एवरेज वेलोसिटी जो है वो क्या है, एवरेज वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की किसी टाइम इंटरवल के अंदर वो चेंज कितनी पोजीशन को चेंज कर रही है, पोजीशन को या फिर डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी लिख सकते हैं, डिवाइड बाय टाइम इंटरवल, और जो पोजीशन है उसमें कितना चेंज आया है हम वो देखते हैं। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला जैसे देख सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू चेंज इन पोजीशन डिवाइड बाय टाइम इंटरवल, या फिर हम लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एवरेज वेलोसिटी को वी एवरेज से, तो जो डिस्टेंस होगा वो उसको एस मान लेते हैं, टाइम को हम टी मान लेते हैं, तो फॉर्मूला बन जाएगा वी एवरेज इज इक्वल्स टू एस डिवाइड बाय टी। अगर एवरेज वेलोसिटी को हमें एक्सप्रेस करना है तो हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा मैग्नीट्यूड जो है वो भी और डायरेक्शन भी। तो हम जो डायरेक्शन है वो वेलोसिटी के साथ एसोसिएट होती है, और जो मोशन स्ट्रेट लाइन में है कैसे हम इसको एसोसिएट करेंगे, तो डायरेक्शन जो है वेलोसिटी की वो सेम होती है जो डिस्प्लेसमेंट की, जो डायरेक्शन है वेलोसिटी की वो सेम है। यहाँ पे जो डायरेक्शन होगी डिस्प्लेसमेंट की, इंडिकेट हम इसको कर सकते हैं पॉजिटिव या फिर नेगेटिव साइन से। जो ऐसा यूनिट है एवरेज स्पीड की और एवरेज वेलोसिटी की वो सेम होती है मीटर पर सेकेंड, जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं मीटर पर सेकेंड या फिर m डिवाइड बाय s। ये कॉमनली मेजर्ड होती है किलोमीटर में पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में इसको हम मेज़र करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब हमें डिस्क्राइब करना है कि कितने फास्ट या स्लो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी चेंज होती है। तो जो आइडिया है रेट ऑफ चेंज का हम वो निकालते हैं। जो रेशियो है चेंज इन वन क्वांटिटी टू द कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन टाइम इज़ कॉल्ड द रेट ऑफ चेंज। तो जो रेशियो होगी एक क्वांटिटी के चेंज में करस्पॉन्डिंग टाइम के साथ, उसको रेट ऑफ चेंज बोलते हैं। ये निकालने के लिए हम यह फॉर्मूला यूज़ कर रखा है यहाँ पे तो हमें अगर ये निकालनी है तो एवरेज वेलोसिटी जो है वो एवरेज रेट, अगर हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो हम रेशियो निकाल सकते हैं चेंज इन पोजीशन टू द टाइम टेकन बाय द बॉडी। हम कह सकते हैं जो एवरेज वेलोसिटी है वो एवरेज रेट होता है चेंज ऑफ पोजीशन का किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए टाइम के साथ। यहाँ पे एक और यहाँ पे एग्जांपल कर रखा है। यहाँ पे हमें एक सारंग जो है उसको 50 सेकंड जो है वो लेता है स्विम करने के लिए एक एंड से दूसरे एंड में और वापस आने में स्विमिंग पूल में। तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालनी है और टाइम इंटरवल यहाँ पे 50 सेकंड दे रखा है। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है सारंग का, तो 50 सेकंड में वो है 50 मीटर, डिस्प्लेसमेंट है 0 मीटर, एवरेज स्पीड निकालनी है तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। तो 50 अपॉन 50 मीन्स 1 मीटर पर सेकेंड।
एवरेज वेलोसिटी निकाल ले तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है 0.50 मीन 0 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे एवरेज स्पीड और वेलोसिटी बिल्कुल अलग अलग आ रही है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी जो होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की किसी लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम के लिए वो डिफर कर सकते हैं वेलोसिटी के साथ पर्टिकुलर इंस्टेंट में। तो हम यहाँ चैप्टर में पढ़ेंगे वेलोसिटी जो होती है वो पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम की जो टर्म वेलोसिटी है वो वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट की होती है किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। जो वेलोसिटी है किसी भी ऑब्जेक्ट की वो कांस्टेंट हो सकती है, टाइम के साथ वो चेंज हो सकती है। अब हम वेलोसिटी का जो चेंज है वो कैसे उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं हम आगे ये पढ़ेंगे। एवरेज एक्सेलरेशन, अगर हम किसी व्हीकल में बैठे हुए सडनली वो रेस्ट में आ जाता है तो हम फील करेंगे एक हमें जर्क लगता है। इसी तरह से जो व्हीकल है जो मोशन में होता है सडनली वो स्टॉप करता है तो हम एक जर्क फिर से एक्सपीरियंस करते हैं। तो जो ये अकरेंस होता है, ये जो फीलिंग होती है वेलोसिटी के चेंज होने की वजह से होती है। और जो चेंज इन वेलोसिटी अगर हमें निकालना है तो वेलोसिटी डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हमें पता होगी। हम यह कंसिडर करते हैं कि एक फिज़िकल क्वांटिटी एवरेज एक्सेलरेशन जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो किसी भी टाइम इंटरवल के लिए हम निकाल सकते हैं। ये होता है चेंज इन इट्स वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। यहाँ फॉर्मूले से हम इसको याद कर सकते हैं। एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। यहाँ दोनों यही सेम ही फॉर्मूले हैं ये। अगर वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की चेंज होती है इनिशियल वैल्यू u से टाइम t1 में और फाइनल वेलोसिटी हमें v मान लेते हैं, टाइम t2 मान लेते हैं, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला जो है वो a इक्वल टू v माइनस u डिवाइड बाई t2 माइनस t1 हो जाएगा। जो ऐसा यूनिट है एवरेज एक्सेलरेशन की वो मीटर पर सेकेंड होती है या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। जैसे डिस्प्लेसमेंट होता है और वेलोसिटी होती है हमें इसको स्पेसिफाई करना है मैग्नीट्यूड को, तो ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में स्पेसिफाई कर सकते हैं एक्सेलरेशन को। जो मोशन होता है स्ट्रेट लाइन में उसमें जो मैग्नीट्यूड होता है वेलोसिटी का वो इंक्रीज़ होता है गिवन इंटरवल टाइम के लिए। और जो एवरेज एक्सेलरेशन होता है उसकी जो डायरेक्शन है वो भी दे रखी होती है। तो यहाँ पे एवरेज एक्सेलरेशन जो है वो अपोजिट होगा डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी के अगर मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का डिक्रीज़ होता है। तो कार अगर स्पीडिंग अप है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये होगी। और कार अगर स्लो है तो वेलोसिटी इस तरफ होगी, एक्सेलरेशन इस तरफ होगा। जो एवरेज एक्सेलरेशन होता है उससे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होता है या फिर डायरेक्शन उसकी चेंज होती है या फिर दोनों ही होते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे एग्जांपल्स दे रखे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं एग्जांपल्स। जो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा है उस फॉर्मूले से एग्जांपल्स हम कर सकते हैं। नाउ ग्राफ। अब हमें ग्राफ अगर प्लॉट करना है कि गिवन डाटा के लिए टाइम यहाँ पे दे रखा है, पोजीशन दे रखी है, अलग अलग टाइम के लिए पोजीशन है 0 सेकेंड 1 सेकेंड 2 3 4 5 6 सेकेंड्स के लिए जो टाइम पोजीशन है वो है 0 मीटर 20 मीटर 40 60 80 100 एंड 120। अब हम यहाँ पे ग्राफिक प्लॉट करते हैं। एक शीट ग्राफ की ले लेते हैं। इस पर पेपर जो है पहले से डिवाइड है स्मॉल स्क्वायर में, हम इजीली इसमें प्लॉट कर सकते हैं डाटा। ग्राफ पेपर में हम 2 लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, एक ये एक्स एक्सिस के थ्रू, एक यहाँ पे वाई एक्सिस के थ्रू। एक्स एक्सिस में हम टाइम लेंगे, वाई एक्सिस में हम पोजीशन लेंगे। हम यहाँ पे इसको मार्क कर लेते हैं स्विचेबली। जो एक्स एक्सिस है इसको हम अलग अलग डिविजन्स में यहाँ पे इसको डिवाइड कर सकते हैं। 0 से लेके 1 तक 1 सेकेंड ले रहे हैं तो 5 डिवीज़न इसके बीच में है। ऐसे ही 1 से 2 2 से 3 3 से 4 4 से 5 ऐसे सारे के सारे इसमें 5 डिवीजन्स हैं इनके बीच में। जो 5 डिवीज़न है वो 1 सेकेंड के बराबर है। सेम ऐसे ही हम लेंगे पोजीशन के लिए, तो यहाँ पे जो 5 डिवीज़न है 0 से लेके 20 तक मीटर तक, ये इसके बीच में 5 डिवीज़न है। यहाँ पे हम स्केल चूज़ करेंगे। जो वैल्यूज़ है टाइम की वो T1 T2 T3 ऐसे से लेंगे। ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 इस तरह सेकेंड्स में लेंगे और डिस्टेंस को लेंगे 0 20 40 60 80 100 एंड 120, ये हमारा डिस्टेंस लेंगे। हमें ग्राफ प्लॉट करना है। यहाँ पे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट का हमें ग्राफ प्लॉट करना है डिफरेंट पोजीशन पे डिफरेंट टाइम के लिए वैल्यूज़ अगर दे रखी हैं, टाइम T1 पे अगर पोजीशन 20 है, 2 पे 40 है, 3 पे 60 है, 4 पे 80 है, 5 पे 100 है, 6 पे 120 है। अगर इस तरह से ग्राफ है ये प्लॉट होता है स्ट्रेट लाइन में, तो यहाँ पे इस तरह से ये ग्राफ प्लॉट होगा।
जो टाइम के साथ पोजीशन के साथ टाइम जो ग्राफ है वो यहाँ पे दे रखा है। अगर सारे पॉइंट को हम प्लॉट कर देते हैं, उनको कनेक्ट कर देते हैं, तो इससे एक पोजीशन टाइम ग्राफ बनता है। व्हीकल के मोशन को इससे डिस्क्राइब करते हैं। स्ट्रेट लाइन में यहाँ पे दे रखा है। ये एग्जाम्पल है पोजिशन टाइम ग्राफ का। पोजिशन यहाँ पे वाई एक्सिस में है और टाइम यहाँ पे एक्स एक्सिस में है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो ये जो ग्राफ बता रखा है यहाँ पे, ये एक कांस्टेंट ग्राफ है जिसमें पोजीशन जो है वो टाइम के साथ इक्वली चेंज हो रही है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। एक व्हीकल है, वो स्टार्ट कर रहा है रेस्ट से, वो स्पीड अप हो जाता है उसका टाइम डाटा। तो जो पोजीशन और टाइम यहाँ पे दे रखे हैं 0, 2, 4, 6, 8, 10 जो 12 है, ये सारे टाइम दे रखे हैं। और जो डिस्टेंस है वो 0, 1, 4, 9, 16, 25, 36। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो स्पीड है वो यहाँ पे इंक्रीज़ हो रही है और कॉन्स्टेंट रेट में इंक्रीज़ नहीं हो रही है। कभी बहुत अलग अलग जो वैल्यूज़ है वो इंक्रीज़ हो रही है। पहले 0 से 1, 1 से 4, 4 से 9, 9 से 16, 16 से 25 और 25 से 36 जो है वो इसकी पोजीशन जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ जो इस तरह से बनेगा, इस तरह का जो ग्राफ है, इस तरह का ग्राफ हमारा बनेगा। तो यहाँ पे ये पोजीशन टाइम ग्राफ दे रखा है। जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, लेकिन जो उसके एक ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रही है, और जो पोजीशन है व्हीकल की डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम पे वहाँ पे डिफरेंट दे रखे हैं, पोजीशन इसके अलग अलग दे रखी हैं। तो जो पॉइंट्स है वो तुम देख सकते हो स्ट्रेट लाइन में यहाँ पे नहीं आ रहे हैं। तो पॉइंट जो है वो एक कर्व लाइन में यहाँ पे आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो मोशन है यहाँ पे कांस्टेंट मोशन नहीं है ये। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ग्राफ को कंपैरिजन करना दे रखा है। पोजीशन और टाइम का ग्राफ है। यहाँ पे जो शेप है पोजीशन का हम देख सकते हैं। यहाँ पे अगर पहला जो ग्राफ था उसमें स्ट्रेट लाइन आई थी, जो दूसरा ग्राफ था इसमें यहाँ पे ऐसे कर्व लाइन का ये ग्राफ आया था। तो यहाँ पे देख सकते हो स्ट्रेट लाइन का जो ग्राफ होगा वो इंडिकेट करेगा ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं कांस्टेंट वेलोसिटी से, और जो दूसरा जो ये है ये हमें देख सकते हैं कर्व्ड है जो दे रखा है। इससे पोजीशन टाइम ग्राफ में ये इंडिकेट करता है वेलोसिटी जो है यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है। तो फर्स्ट ग्राफ में जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, और जो सेकंड ग्राफ है इसमें वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं है। कौन सी फिजिकल क्वांटिटी जो है वो हम पोजीशन टाइम ग्राफ से निकाल सकते हैं, हम आगे ये पढ़ेंगे, कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, विच फिजिकल क्वांटिटी कैन बी ऑब्टेन बाय पोजीशन टाइम ग्राफ, कैसे हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पोजीशन इंडिकेट कर सकते हैं। यहाँ पे दिखा रखा है वैल्यूज़ जो हैं। हम मान लेते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो ट्रैवल करना स्टार्ट किया, उसकी दो पोजीशन हमने ले ली, ए एंड बी, दो पोजीशन हमने ली है, ए पॉइंट एंड बी पॉइंट। अब ए और बी पॉइंट पे हम क्या करेंगे, जो टाइम इंटरवल है उनका गैप ले लेंगे। ए पे कितना टाइम है, बी पे कितना टाइम है, सेम ऐसे ही ए पे कितना डिस्टेंस है और बी पे कितना डिस्टेंस है, ये हम ले लेंगे। तो जो चेंज इन पोजीशन है वो हमारा S2 माइनस S1 है, और जो टाइम जो चेंज आ रहा है वो T2 माइनस T1 है। अगर हमें पोजीशन निकालनी है कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वेशन जो हमने पहले ऊपर यूज़ की थी 4.2 इक्वेशन, उससे हम जो चेंज इन पोजीशन है उसको डिवाइड कर देंगे टाइम के साथ, तो वेलोसिटी हमारी निकल के आएगी। तो वेलोसिटी होगा चेंज इन पोजीशन डिवाइड बाई चेंज इन टाइम, जो कि S2 माइनस S1 और वो T2 माइनस T1 हो जाएगा। S2 माइनस S1 की वैल्यू जो है वो BC के बराबर है, मीन्स इसके लिए है, और जो T2 माइनस T1 है वो AC के बराबर यहाँ पे दे रखा है। अगर हम वैल्यूज़ डाल दें T1 और T2 की, तो और डिस्टेंस डाल दें जो उनका मैग्नीट्यूड है ग्राफ में से, तो यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी 80 माइनस 40 मीटर डिवाइड बाय 4 सेकेंड माइनस 2 सेकेंड, मीन्स 40 डिवाइड बाय 2 सेकेंड, 40 मीटर डिवाइड बाय 2 सेकेंड, जो कि 40 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी हमारी वेलोसिटी से। हम ऐसे ग्राफ से वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो ग्राफ से अगर वेलोसिटी निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें जो इक्वेशन यूज़ करेंगे, तो उससे हमें जो स्लोप है इस लाइन का, ये हम स्लोप निकाल सकते हैं ए से लेके बी तक। इसके लिए हमें BC ओवर CA करना होगा। BC और CA जो है वो स्लोप होता है लाइन AB का। इसमें जो इनिशियल पोजीशन है और फाइनल पोजीशन जो है वो ये इसको कनेक्ट करता है। जो स्लोप है लाइन का वो का स्टीप है। तो जो स्टीपनेस है वो उसको बोलते हैं स्लोप ऑफ लाइन। जो स्लोप है ग्राफ का वो देता है हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी शोन ऑन द y एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू शोन ऑन द x एक्सिस। तो हम AB जो है यहाँ पे ये स्लोप दे रखा है, AB जो है स्लोप है इस लाइन का। आगे हम पढ़ेंगे
ग्राफ से कैसे हम इंडिकेट कर सकते हैं कि जो मोशन है व्हीकल का वो किस तरह का है। जो पोजीशन है व्हीकल की वो 40 मीटर मान लेते हैं। ओरिजिन जो है वो ओरिजिन है टाइम के साथ अगर वो चेंज नहीं हो रहा है तो व्हीकल जो है वो रेस्ट में है। स्ट्रेट लाइन जो है वो पैरेलल बनाएंगे एक्सिस के जो कि पोजीशन टाइम ग्राफ में दे रखी है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे जो ये लाइन है पोजीशन टाइम ग्राफ की स्ट्रेट लाइन में आ रही है, मतलब वो ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है, तो ये रेस्ट के लिए ग्राफ है ये। नाउ पोजीशन टाइम ग्राफ ऑब्जेक्ट ए और बी का फिगर में यहाँ दिखा रखा है। जो कौन सी ऑब्जेक्ट का मैग्नीट्यूड एवरेज वेलोसिटी, कौन सी ऑब्जेक्ट का मैग्नीट्यूड की जो एवरेज वेलोसिटी है वो हायर होगी, हम ये बताना है यहाँ से। हमें जो लाइन है जो कि पैरेलल है एक्सिस से, जो कि फिगर दे रखी है 4.16 बी में, वो देखते हैं। जो स्लोप है वो स्टीप अगर दे रखा है, जितना ज़्यादा स्टीप स्लोप होगा, जो स्लोप बी है वो स्टीप है ज़्यादा स्लोप ए के कंपैरिजन में, तो जो वेलोसिटी है बी की वो हायर होगी ए से। नाउ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, पहले हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ा था, अब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ेंगे। जो वेलोसिटी है टाइम ग्राफ की किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन में रिप्रेजेंट करता है चेंज इन इट्स वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। ये सिमिलर होता है पोजीशन टाइम ग्राफ के ही, और हम उसको इस तरह से ही निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम वेलोसिटी लेंगे, उसमें हमने पोजीशन ली थी। यहाँ पर हम लेंगे टाइम एंड वेलोसिटी। टाइम यहाँ पे दे रखा है 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30। ऐसे वेलोसिटी 0, 2.5, 5.0, 7.5, 10.0, 12.5, 12, 15। इस तरह से वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है। यहाँ पे हम देख सकते हैं इस केस में वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है 15.0, 12.5, 10.0, 7.5, 5.0, 2.5 एंड 0। जो टाइम है टाइम सेम लेंगे। तो फर्स्ट जो टेबल है वो है वेलोसिटी इंक्रीज़ होने का, और सेकंड है वेलोसिटी के डिक्रीज़ होने का। शेप जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ की हमें इंडिकेट कर सकते हैं। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी अगर है तो जो हमारा ग्राफ बनेगा उसमें इस तरह से हम स्ट्रेट लाइन में जो ग्राफ बनेगा तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है टाइम के साथ, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है। यहाँ पे एक्सेलरेशन यहाँ पे 0 है। नंबर 2 में कोई भी ऑब्जेक्ट है उसमें अगर वो इक्वल वेलोसिटी कैरी कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वेलोसिटी यहाँ पे इंक्रीज़ हो रही है टाइम के साथ, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे कांस्टेंट है। जो डायरेक्शन है वेलोसिटी की इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। से थर्ड वन इज़ अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज़ हो रही है इक्वल अमाउंट में, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा और अपोजिट होगा वेलोसिटी के डायरेक्शन में। तो यहाँ पे हम ग्राफ यहाँ पे देख सकते हैं। दे आर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स ऑफ मूविंग कार। जब वेलोसिटी कार की कांस्टेंट रहेगी तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन में होगा, पैरेलल होगा एक्सिस के, और एक्सेलरेशन जो है वो 0 होगा। स्ट्रेट लाइन में जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है यहाँ पे फिगर में हम यहाँ पे देख सकते हैं इसको अलग अलग केसेस में। नाउ वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम कौन सी वैल्यू निकाल सकते हैं। जो स्लोप है स्ट्रेट लाइन में किसी भी ग्राफ का, उससे हम एक्सेलरेशन जो है वो निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन हमारा होगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम इंटरवल। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू ओवर t2 माइनस t1। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो v माइनस यू जो है वो जो वैल्यू है वो bc की वैल्यू है, जो t2 माइनस t1 वो ca की वैल्यू है। अब हमें इनकी वैल्यूज़ जो है इसमें डाल सकते हैं, तो एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगा 10 माइनस 5 डिवाइड बाई 20 माइनस 10, जो पोजीशन दे रखी है उसकी वैल्यूज़ डाल के, तो 5 डिवाइड बाई 10 वैल्यू आ जाएगी जो कि 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। अब ये जो ग्राफ फर्स्ट दे रखा है ये है एक्सेलरेशन फ्रॉम ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब यहाँ से एक्सेलरेशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ से निकालना है, तो ये रिवर्स इसका अलग केस दे रखा है यहाँ पे। नेक्स्ट जो है हम ग्राफ को देखेंगे 14.17 ई ग्राफ में, लास्ट वाला ग्राफ में ये सेम है 4.17 जो सी ग्राफ था पहले वाला उससे। यहाँ पे हम एवरेज एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। एवरेज एक्सेलरेशन यहाँ पे 0.5 मीटर पर सेकेंड होगा। माइनस साइन यहाँ पे इंडिकेट करता है कि जो डायरेक्शन है एक्सेलरेशन की वो पॉजिटिव है, अपोजिट है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी के, मीन्स यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज़ हो रही है।
क्या हम कोई और फिजिकल क्वांटिटी निकाल सकते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ से? जो एरिया होगा, जो एनक्लोज होगा, यहाँ पे देख सकते हैं जो एरिया है यहाँ पे, ये जो ये एरिया होगा ए बी सी और ओ के अंडर जो ये एरिया है, ये वाला एरिया, ये हम जो एरिया है निकाल सकते हैं। जो ग्राफ है ये शो कर रहा है कि 4.18 जो ग्राफ है वो 4.17 ग्राफ के बिल्कुल सेम है, लेकिन कुछ पार्ट जो है ग्राफ लाइन, कुछ जो पार्ट हैं ग्राफ के लाइंस के बीच में और टाइम के बीच में, उनको शेड कर रखा है। तो जो एरिया शेड कर रखा है वो क्या रिप्रेजेंट करता है हम इसमें देखेंगे। तो ओ ए जो है उसका मैग्नीट्यूड जो है वो वेलोसिटी है हमारी, जो ओ सी का मैग्नीट्यूड है वो हमारा टाइम इंटरवल है। एरिया निकालने के लिए हम ओ ए बी सी का एरिया निकालते हैं, तो रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। यहाँ पे लेंथ ओ ए है, ब्रेड्थ हमारी ओ सी है, मल्टीप्लाई कर देंगे, मीन्स वेलोसिटी इंटू टाइम की वैल्यू निकाल लेंगे। तो जो वेलोसिटी है यहाँ पे कांस्टेंट है और इक्वल एवरेज वेलोसिटी, ये इक्वल एवरेज वेलोसिटी है यहाँ पे। तो एरिया ओ ए बी सी का निकालने के लिए हम डिस्प्लेसमेंट, जो एरिया है ओ ए बी सी का वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर है। वैल्यू जो है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें पास निकल के आएगा जो डिस्प्लेसमेंट है 0 सेकंड से 6 सेकंड के बीच में, वो इक्वल होगी एरिया ऑफ ओ ए बी सी, मीन्स 20 मीटर पर सेकंड इंटू 6 मल्टीप्लाई करके 120 मीटर हमारा ये आ जाएगा। तो जो डिस्प्लेसमेंट में है कार का 6 सेकंड में, ओरिजिन से 6 सेकंड में, वो भी हम निकाल सकते हैं। जो एरिया एनक्लोज होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बीच में, जो यहाँ पे ये एरिया एनक्लोज है, ये हम निकाल सकते हैं। इसको निकालने के लिए हम करेंगे, हम डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं 10 सेकंड का। हम यहाँ पे ये निकालने के लिए जो डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है जो कि दे रखा है 4.18 बी फिगर के अंदर, उसको कंसीडर करते हैं। सपोज़ हम मान लेते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है 10 सेकंड से 20 सेकंड का वो ले लेते हैं। ग्राफ में ये ए से बी पॉइंट में यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर रखा है। जो एरिया है हमें ए बी के बीच में निकालना है। टाइम एक्सिस के टाइम एक्सिस जो है वो हम निकाल सकते हैं। टाइम एक्सिस जो है वो दे रखी है। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए ऑब्जेक्ट का, किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए जो कि मूव कर रही है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, वो निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट जो है 10 सेकंड का, 10 सेकंड से लेके 20 सेकंड तक वो लेंगे। तो ये बराबर होगा एरिया जो ए बी डी ई का एरिया होगा, वो ए बी डी ई, तो इसके अंदर जो एरिया आ रहा है हमें ये निकालना है। तो जो एरिया है रेक्टेंगल, ये ऊपर वाला जो एरिया है रेक्टेंगल का, हम ये निकाल सकते हैं इसमें। यहाँ पे फर्स्ट जो ये रेक्टेंगल दे रखा है ये एरिया निकाल लेंगे, और जो नीचे ये हमारा स्क्वायर दे रखा है इस स्क्वायर का एरिया निकाल लेंगे। तो ये जो एरिया हम निकालेंगे, ये एरिया जो ऐड होके आएगा पूरा, तो ये एरिया जो होगा ये हमारा पूरा एरिया आ जाएगा ए बी डी ई। दो यहाँ पे एक ट्रायंगल दे रखा है और एक हमारे यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है, इसका एरिया को निकाल लेंगे। तो एरिया रेक्टेंगल का जो, सॉरी रेक्टेंगल दे रखा है, एरिया रेक्टेंगल का जो होगा ए सी डी ई का, वो होगा एरिया, वो होगा हमारा सी डी इंटू डी ई। और जो एरिया ट्रायंगल का वो होगा हाफ बेस इंटू हाइट करके हाफ सी ए इंटू बी सी निकाल लेंगे। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, वैल्यूज़ डाल देंगे 5 इंटू 10 प्लस हाफ 10 इंटू 5, वैल्यू सॉल्व कर देंगे तो 75 मीटर हमारा डिस्प्लेसमेंट जो है निकल के आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट जो है कार का 10 सेकंड से 20 सेकंड के बीच में, वो हम निकाल सकते हैं 75 मीटर हमारा निकल के आया है। काइनेमेटिक इक्वेशन हम निकालेंगे हम स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ। ये निकालने के लिए सबसे पहले हम कंसिडर कर लेते हैं एक स्पेशल केस, जिसमें मोशन जो है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ हो रहा है, और कुछ इक्वेशन जो है वो हम एनालाइज कर सकते हैं ऐसे मोशन की। इसके लिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट लेते हैं। एक्सेलरेशन हर एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे वो इक्वल होगा एवरेज एक्सेलरेशन, वो इक्वल होगा एवरेज एक्सेलरेशन के किसी भी इंटरवल ऑफ टाइम के लिए ओवर एनी इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये निकालने के लिए सबसे पहले हमें पता है एक्सेलरेशन इज़ इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी को टाइम टी इक्वल टू 0 के लिए ले लेंगे, तो v जो है वो फाइनल वेलोसिटी हमारी हो जाएगी टाइम t पे। तो टाइम इंटरवल हमारा हो गया t से लेके 0 तक, मतलब t के बराबर हो जाएगा। चेंज इन वेलोसिटी जो है वो यहाँ पे जो वेलोसिटी वो चेंज हो रही है, एक्सेलरेशन जो है हम कैसे लिख सकते हैं, at इज इक्वल्स टू v माइनस u। यहाँ पे ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके ऊपर चला जाएगा, तो इससे ये ए टी की तरफ चला जाएगा, तो ये ए टी इक्वल्स टू वी माइनस यू रह जाएगा। यहाँ पे v को ही रखेंगे, u को वहाँ ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी हमारा आ जाएगा।
जो ये इक्वेशन है ये हमें बताती है ये हमें अलाउ करती है कैलकुलेट करने के लिए कि हम वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी निकाल सकते हैं एट ऑल टाइम्स, अगर इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो है वो हमें पता हो तो हम वैल्यूज़ जो है वो निकाल सकते हैं। जो टाइम ग्राफ है फिगर जो 4.4 में हमें दे रखा है 4.4a में वो एज शोन इन फिगर 4.19, ये बिल्कुल सिमिलर है ग्राफ 4.18 के, लेकिन जो इनिशियल वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की वो ज़ीरो नहीं है। जो इनिशियल वेलोसिटी है वो रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको ए ओ से, जो कि यू है, फाइनल वेलोसिटी टाइम टी पे वो हमारी वी है। जो ग्राफ है स्ट्रेट लाइन है जो इंडिकेट करता है वेलोसिटी चेंज हो रही है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ। तो जो स्लोप है ग्राफ का वो हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे देगा। तो यहाँ पे हम ज़ीरो से नहीं ले रहे हैं, हमें किसी पोजीशन से ले रहे हैं, तो ए से लेकर बी तक यहाँ पे हम ये देख सकते हैं ग्राफ के अंदर। जो स्लोप है ग्राफ का वो हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू देगा। पहले हम पिछले सेक्शन में पढ़ चुके थे जो डिस्प्लेसमेंट है किसी भी ऑब्जेक्ट का किसी टाइम इंटरवल के लिए, वो हम एरिया निकाल सकते हैं ओ ए बी डी। तो इसी तरह से हमें एस जो है एरिया है, एस जो है वो निकालना है, वो एरिया ओ ए बी डी के बराबर है। जो एरिया है रेक्टेंगल का वो और जो एरिया ट्रायंगल का है इनको ऐड करके हम निकाल लेंगे। तो एरिया जो रेक्टेंगल का हमारा होगा वो लेंथ इंटू ब्रेड करके मीन्स ए इंटू ओ डी आ जाएगा, और जो हमारा एरिया ट्रायंगल का होगा वो हमारा जो ये ट्रायंगल का एरिया है ये हमारा आ जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट करके मीन्स सी ए इंटू बी सी करके। यहाँ पे ओ ए की वैल्यू यू के बराबर है, डी ओ की वैल्यू सी ए के बराबर मतलब टी के बराबर है। जो बी सी है उसको हम निकाल सकते हैं, जो ये बी सी है इस पूरे बी डी में से हम सी डी को माइनस कर देंगे तो हमारी बी सी निकल के आ जाएगी। तो बी डी माइनस सी डी हो जाएगा ई ओ माइनस ए ओ मीन्स वी माइनस सी ओ। जो हमारा एस है वो बराबर होता है यू इंटू टी के, मीन्स यहाँ वैल्यूज़ डाल देंगे, ए ओ की वैल्यू यू, डी ओ की वैल्यू टी, हाफ टी इंटू वी माइनस यू। अब जो इक्वेशन है जो हमने पहले इक्वेशन ली थी उसमें वी माइनस यू की वैल्यू जो है वो ए टी के बराबर थी, वो यहाँ पर डाल देंगे। तो एस की वैल्यू यहाँ पे यू टी हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा, ये टी यहाँ पहले से है, और वी माइनस यू की जगह यहाँ पे ए टी आ जाएगा। यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको, ए और टी ए टी इंटू टी मल्टीप्लाई होंगे तो ए टी स्क्वायर आ जाएगा। तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हमारा आ जाएगा। तो ये दोनों इक्वेशन है ये प्राइमरी इक्वेशंस हैं। इन इक्वेशन को हम अलग वे में कंबाइन कर सकते हैं और इक्वेशन इससे निकाल सकते हैं। नाउ हमें पता है कि टाइम इंटरवल जो है वो इक्वल होता है वी माइनस यू अपॉन एक्सेलरेशन के। अब जो ये वैल्यू है ये हम ऊपर वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो एस की वैल्यू यू, टी की वैल्यू यहाँ पर डाल रहे हैं वी माइनस यू ए प्लस हाफ ए, फिर से टी की वैल्यू डाल रहे हैं वी माइनस यू डिवाइड बाई ए स्क्वायर। अब यहाँ पे u को u से मल्टीप्लाई कर v से मल्टीप्लाई करें तो यू वी हो जाएगा, u को u से करें तो यू स्क्वायर हो जाएगा, और ऐसे ही हम इस तरफ पे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे ये 2 जो है इसको यहाँ पे एलसीएम में ले लेंगे और फिर आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे इसको और सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद v माइनस यू स्क्वायर का फॉर्मूला डालेंगे यहाँ पे। तो v माइनस यू स्क्वायर का फॉर्मूला जो हमारा होगा वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा। फॉर्मूला डालने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा और नीचे 2a यहाँ पे आ जाएगा। इसको और सॉल्व कर लेंगे, तो ये सॉल्व करने के बाद हमारा ये सारा सॉल्व करने के बाद हमारे पास वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as आ जाएगा। ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी। अगर मोशन ऑब्जेक्ट का है स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ, तो जो 5 फिजिकल क्वांटिटीज़ जो हैं डिस्प्लेसमेंट, टाइम इंटरवल, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, ये हम कैसे रिलेट कर सकते हैं। तो इससे 3 इक्वेशन ही निकल के आई हैं। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये इक्वेशन के डेरिवेशन हमने अभी करे हैं। इन इक्वेशन को हम काइनेमेटिक इक्वेशन बोलते हैं। ये इक्वेशन जो है एक मैथमेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड करती हैं कि कैसे मोशन जो है ऑब्जेक्ट का वो चेंज होता है टाइम के साथ। इन इक्वेशन को यूज़ करके हम बाकी जो अननोन वैल्यूज़ होंगी वो हम निकाल सकते हैं। और इन्हीं इक्वेशन से हम हमारे इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स आएंगे। यहाँ पे न्यूमेरिकल हम देख सकते हैं। इन इक्वेशन को यूज़ करके ही हम इक्वेशन के न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। मोशन इन ए प्लेन,
क्या आपको याद है कि हमने सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ा था छोटी क्लासेस में? कोई ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो उसको मोशन को सर्कुलर मोशन बोलते हैं। सपोज़ कर लेते हैं एक बच्चा है, वो एक मैरी गो राउंड में बैठा हुआ है। जो बच्चा है वो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है ए से बी पोजीशन तक, ए से बी, फिर बी से सी एस पोजीशन में मूव कर रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा उसकी ओरिजिनल पोजीशन से? तो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा जो बच्चा, वो कर्व लाइन ए बी सी से निकाल सकते हैं। जो डिस्प्लेसमेंट है वो स्ट्रेट लाइन ए सी के थ्रू हम इसको निकाल सकते हैं। ए से लेकर सी तक जो डिस्प्लेसमेंट है वो निकाल सकते हैं। तो ए से सी तक डिस्प्लेसमेंट होगा, ए से बी, बी से सी जो कर्व होगा वो डिस्टेंस हमारा होगा। अब हम देख सकते हैं कि जो ए से लेकर सी तक जो डिस्टेंस है वो, और जो ए बी सी कर्व से जो डिस्टेंस है वो दोनों बराबर नहीं होंगे। मीन्स डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे अलग अलग होंगे। तो डिस्टेंस ट्रैवल होगा किसी भी बच्चे का एक रिवोल्यूशन में किसी सर्कल के थ्रू हम निकाल सकते हैं। ये इक्वल होगा सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। तो जो रेडियस होगी सर्कुलर पाथ की उसको आर मान लेते हैं। जो डिस्टेंस ट्रैवल होगा जो बच्चे ने किया है 1 रेवोल्यूशन में, उसको 2πr मान लेते हैं। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 हो जाएगा अगर हम पूरा सर्कल जो है वो कवर करते हैं। तो जो बच्चा है अगर अपनी पोजीशन पे वापस आ जाता है वो पूरा एक रेवोल्यूशन करने के बाद, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 हो जाएगा। अगर डिस्टेंस जो है टाइम टी में लिया है 1 रेवोल्यूशन के लिए, तो एवरेज स्पीड हम निकाल सकते हैं। तो एवरेज स्पीड जो वी एवरेज है वो होगा 2πr डिवाइड बाय टी, मीन्स डिस्टेंस अपॉन टाइम। जो एवरेज वेलोसिटी है टाइम इंटरवल टी के लिए वो 0 होगी क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वहाँ पे 0 होगा इसलिए। हम कंसिडर करते हैं कुछ पर्टिकुलर केस जहाँ पे सर्कुलर मोशन है, जहाँ पे स्पीड जो ऑब्जेक्ट की वो कांस्टेंट होगी। तो ऑब्जेक्ट जो है सर्कुलर पाथ में मूव करता है या फिर तो वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करता है। तो मोशन को हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं। इस केस में जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है उसमें स्पीड कांस्टेंट रहेगी, लेकिन जो डायरेक्शन है वेलोसिटी की वो किसी भी इंस्टेंट पे क्या होगी, क्या वो चेंज होगी? आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे कुछ पोजीशन यहाँ पे कुछ पाथ दे रखे हैं ए बी एंड सी। तो एथलीट जो है अगर इन ट्रैक के अराउंड मूव करेगा, एक रेक्टेंगुलर ट्रैक है, एक हेक्सागोनल ट्रैक है और एक सर्कुलर ट्रैक है। तो इमेजिन करो एथलीट जो है वो रन कर रहा है क्लोज पाथ में। एथलीट एक रेक्टेंगुलर ट्रैक फॉलो कर रहा है ए पोजीशन में जो दे रखा है ए बी सी डी। तो रन करेगा यूनिफॉर्म स्पीड से स्ट्रेट सेक्शंस में ए से बी तक, बी से सी तक, सी से डी, डी से ए। तो एथलीट जो है वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा 4 टाइम्स कंप्लीट 1 राउंड के अंदर। ऐसे ही एथलीट जब रन करेगा एक हेक्सागोनल पाथ में, तो इस केस में एथलीट जो है वो 6 बार अपनी पोजीशन को चेंज करेगा। तो इससे जो नंबर ऑफ़ साइड्स हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगी। तो नंबर ऑफ़ साइड जो है वो इंक्रीज़ होते होते एथलीट जो है वो एक एथलीट जो है वो टर्न्स लेगा, तो मोर फ्रीक्वेंटली उसको टर्न लेने होंगे। फाइनली जो ट्रैक है वो एक सर्कल को अप्रोच करेगा, उसमें हर एक साइड जो है वो डिक्रीज़ कर जाएंगे एक पॉइंट में। तो डायरेक्शन जो एथलीट की वेलोसिटी होगी वो कॉन्टिन्यूसली चेंज होती रहेगी जब सर्कुलर पाथ में आ जाएगा। तो एक रिंग ले लेते हैं, एक्टिविटी यहाँ पे करते हैं। रिंग लेते हैं, एक एडहेसिव टेप की तरह से रिंग ले लेते हैं और एक मार्बल ले लेते हैं। अब जो रिंग है उसको फ्लैट रखो स्मूथ सरफेस पे और एक मार्बल उसके अंदर डाल दो। तो जो रिंग होगा वो उसमें मार्बल रोटेट करेगी, तो इनर बाउंड्री जो होगी रिंग की उसमें ही रोटेट करेगी। प्रेडिक्ट करो कि क्या होगा अगर हम रिंग को लिफ्ट कर लें, तो मार्बल जो है क्या वो मूव करेगी? 1 और 2 कंप्लीट रेवोल्यूशन के बाद जो मार्बल है वो अगर उसको हम ऊपर से मूव करेंगे, पिक कर लेंगे उसको डिस्टर्ब किए बिना, जो मार्बल का मोशन है उसको डिस्टर्ब किए बिना, तो हम ऑब्जर्व करोगे जो मार्बल है वो सर्कुलर पाथ में मूव करती रहेगी। क्या वो मूव करेगी या फिर किसी और मैनर में मूव करेगी? जो एक्टिविटी है उसको रिपीट करेंगे कई बार, तो रिजल्ट को हम कंफर्म कर सकते हैं। जो मार्बल है वो उसको रिलीज़ कर दें अगर रिंग को लिफ्ट कर दे तो इससे वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जो मार्बल है वो जब रिलीज़ हो जाएगी एक बार, तो वो मूव करेगी एक डायरेक्शन में, इस जो कि एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे रिंग से रिंग के रिमूव होने से इंस्टेंट ऑफ टाइम पे एक डायरेक्शन में वो मूव कर जाएगी। यही रीज़न है जो कि हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। जो एसेलेरेशन है क्या वो नॉन ज़ीरो होता है? जो वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की वो चेंज क्या, जो एसेलेरेशन है वो अगर नॉन ज़ीरो है तो जो वेलोसिटी होगी ऑब्जेक्ट की वो चेंज होगी। जो वेलोसिटी है वो चेंज होगी अगर उसका मैग्नीट्यूड या फिर डायरेक्शन या फिर दोनों चीज़ होंगे। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो मोशन होगा ऑब्जेक्ट का वो एसेलरेटेड होगा क्योंकि जो डायरेक्शन है उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज हो रही है इसलिए। रियल वर्ल्ड में जो कंडीशन है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, वो कांस्टेंट स्पीड और कांस्टेंट पाथ वो हमेशा नहीं मिलते हैं। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है
वो आइडियलाइज्ड मोशन होगा रियल वर्ल्ड सिचुएशन में। ये काफ़ी यूज़फुल मॉडल है और ये एक फाउंडेशन है जो कि कॉम्प्लेक्स रियल वर्ल्ड सिचुएशन में यूज़ की जाती है। ऐसे जो ये जो इस तरह के जो मोशन है वो होंगे जो प्लैनेट है जब वो सन के अराउंड मूव करता है, या फिर कोई एक व्हीकल है वो सर्कुलर टर्न में मूव कर रहा है। तो ये इसके एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे चैप्टर एंड होता है। थैंक यू।